डियर फ्रेंड्स, आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। पिछले कई सालों से जो गवर्नमेंट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरिया रहा है कि कैसे हम डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनाइज कर सकें और साथ ही साथ मॉडर्नाइज कर सकें। सो इंडिजिनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फोकस एरिया ऑफ दिस करंट गवर्नमेंट। इसको करने के लिए सरकार एक तो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स का कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है, साथ ही साथ बाहर के कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप कर रही है, जिसके अंदर वो बाहर के कंट्रीज इंडिया में अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें। जिस तरीके से रशिया ने ब्राह्मोस बनाने का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया और इंडिया में अब उसको लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिमिलरली अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि अमेरिका ने भी एग्री किया है एयरक्राफ्ट, जेट जेट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए जो एयरक्राफ्ट इंजन यूज होगा उसको अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा इंडिया के साथ। So now India is working on both the fronts, working on the domestic capacity building and also leveraging its partnership with the superpowers so that वो जो हमेशा से बेचते आए हैं अब वो बेचे ही ना, अब वो रादर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे और मिलके प्रोड्यूस करे साथ में मेक इन इंडिया के अंदर। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन चीजों के पीछे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। और इसी के बीच में एक इंपॉर्टेंट न्यूज आता है आर्मी और नेवी की तरफ से कि जो आर्मी है उसके पास जो टैंक्स है उसको वो अपग्रेड करने वाली है इंडिया के अंदर, इंडिजिनाइज मेक इन इंडिया के अंदर। और जो नेवी है वो भी अपने स्टेल्थ फ्रिगेट्स जो होते हैं उसको डेवलप करने जा रही है मेक इन इंडिया के अंदर। सो नाउ आर्मी एंड नेवी हैज डिसाइडेड टू अपग्रेड tanks and ships both indigenously in India। सो इसी न्यूज को आज हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के इंग्लिश मीडियम में बैचेस हमारे ऑफलाइन में करोल बाग ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं। 23 सितंबर आप डेट मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मुखर्जी नगर में ऑफलाइन बैचेस हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं, आप इन डेट्स को मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए हमारे ऑफलाइन बैचेस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में 5th, 16th और 17 सितंबर को लॉन्च होने जा रहे हैं। इसके अलावा जीएस कोर्स के अलावा अनअकैडमी आईएएस ऑप्शनल कोर्सेज प्रोवाइड करता है सच एज पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। इसके अलावा एसे राइटिंग कोर्स, सीसैट कोर्सेज, current affairs courses, doubt solving sessions, one-to-one mentorship, and you can also communicate directly with our top educators। बट ये इंफॉर्मेशन मिलेगा कहाँ? इसके लिए आपको बस हमारे किसी भी 3 ब्रांच के पास आना है, करोल बाग, मुखर्जी नगर या प्रयागराज। वहां पे हमारा एक फुल फ्लेजेड टीम है जो आपको इन सारे इंफॉर्मेशन के बारे में अच्छे से बताएगा। अगर अभी आप नहीं आ सकते हैं किसी कारणवश तो आप अभी इमीडिएटली हमारे अनअकैडमी आईएएस ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे काफी सिंपल और क्लियर। सो प्लीज डोंट डिले इट, आप हमारे ब्रांच को विजिट करें और अपने एक सिविल सर्वेंट बनने के सपने को जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर पाए। अब हम लोग फ्रेंड पहला प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो नेवी ने कहा है, जिसको नाम है प्रोजेक्ट 17 ब्रावो। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इंडियन नेवी है वो 7 एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने जा रही है 70,000 करोड़ के वैल्यू का। 7 एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने जा रही है और ये सारा बनाएगा कौन? मोस्ट प्रोबेबली मसगांव डॉक पे बनेगा। ये हमारा सारा इंडिजिनाइज्ड होगा, मेक इन इंडिया के अंदर ये सारे 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे। आपको एक चीज जानना पड़ेगा कि ये स्टेल्थ फ्रिगेट होते क्या है। स्टेल्थ फ्रिगेट एक तरीके के शिप होते हैं जो वॉर के समय हम यूज करते हैं। इनके साथ खास बात क्या होता है कि जो नॉर्मल शिप्स हैं उनको एनिमी रेडार पे पकड़ सकती है, बट ये जो स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं इनको रेडार पे पकड़ना बहुत मुश्किल है। राइट, इट एम्प्लॉयज इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग स्टिल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं स्टिल्थ टेक्नोलॉजी। So this employs a stealth technology that makes it harder for it to be detected by one of more radar, visual, sonar, infrared किसी भी मेथड से। radar मतलब रेडियो वेव, विजुअल मतलब विजिबल लाइट, सोनार मतलब साउंड वेव्स, इंफ्रारेड मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन पे किसी से भी इन स्टेल्थ फ्रिगेट्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हम ये एयरक्राफ्ट में भी यूज करते हैं और शिप्स में भी यूज करते हैं। शिप में अगर यूज करते हैं तो उसे हम स्टेल्थ फ्रिगेट कहते हैं। और इसका जो बेसिक
कॉन्सेप्ट है कि क्यों ये रडार पे नहीं आता है, ये इसके बनने का रीजन है। आप यहां पे देख सकते हैं, अगर ये नॉर्मल एयरक्राफ्ट है तो जो भी रेडार एंटीना है जो रेडियो वेव्स भेजेगा, ये यहां पे जाएगा, हिट करके ये वापस आ जाएगा। बट अगर स्टेल्थ फ्रिगेट देखते हो तो स्टेल्थ फ्रिगेट का जो कंस्ट्रक्शन है आप देख रहे हो एकदम पॉइंटेड होता है, ऐसे राइट एंगल पे ये होता है आपको 90 डिग्री पे, जिसकी वजह से जो रेडियो वेव होता है वो यहां जाता है और जब हिट करता है तो ये वापस यहां नहीं आता, ये किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाता है। सो सपोज दिस हैज हिटेड ओवर हियर, फिर ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, मतलब ये वापस से एंटीना में नहीं आ पाएगा, तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं ये जो स्टेल्थ फ्रिगेट है इसका भी देख सकते हैं आप, ये पॉइंटेड है। तो ये जो इस तरीके से, इसी को हम लोग कहते हैं आपका रेडार क्रॉस सेक्शन, ये जो रेडार क्रॉस सेक्शन है इसकी वजह से ये जो है ये वेव्स को रैंडमलेस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। ये देख सकते हैं सिंपल रिफ्लेक्ट करता है 180 डिग्री, ये गया वापस से रिफ्लेक्ट हो गया, बट इसमें देखने काफी रैंडम, तो ये वेव गया, इसके बाद ये कुछ ऊपर चला गया, कुछ नीचे चला गया। इसी टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। इसी को अगर हम शिप में यूज करें तो इसको स्टेल्थ फ्रिगेट कहते हैं। और ऐसे 7 स्टेल्थ फ्रिगेट एडवांस्ड कैटेगरी के अब इंडिया बनाने जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरा प्रोजेक्ट है जिसको आर्मी ने लॉन्च किया है, उसके अंदर 1700 फ्यूचर रेडी कम्बैट व्हीकल्स को बनाया जाएगा, जो रशियन ऑरिजिन T-72 टैंक्स, ये देख सकते हैं आप T-72 टैंक्स काफी पुराना हो गया है, इन टैंक्स को अब हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 50,000 करोड़ का है। सो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अब अपने डिफेंस को केवल मॉडर्नाइज नहीं कर रही है, रैदर इंडिजनाइज भी कर रही है, बिकॉज ये सारे टैंक और नेवी इंडिया के अंदर रह के बनाए जाएंगे। बनाएगा कौन? इसको अप्रोक्सीमेटली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर बनाया जाएगा। कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम बाहर से ले सकते हैं, बट जो पूरा प्रोडक्शन है वो इंडिया में होने जा रहा है। ये तो एक फैक्ट हो गया। अब इस फैक्ट को कैसे हम अपने एनालिसिस में यूज कर सकते हैं? सो दिस रिफ्लेक्ट्स द इंटरनल बैलेंसिंग एंड एक्सटर्नल बैलेंसिंग। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर होगे तो आप जानते हो कि बैलेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैलेंसिंग सिंपल मतलब 2 इज इक्वल टू 2, राइट? सो इफ दिस इज इंडिया एंड इफ दिस इज चाइना, so yes, China's economy is approximately 4 times that of India. China's defense budget is many times more than India. So India needs to balance China. Now India is suppose 4 and China is 10. So India will not be able to balance China on its own. So what will India do? India will do two things. First, it will try to work on itself. If China's economy is 20 trillion, so we'll also try to become 20 trillion. So first is that India will try to focus on its internal capacity. ठीक है, अपने ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी से लड़ने जाना है और जिससे आप लड़ने जा रहे हो वो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, उसके पास सारे स्किल्स हैं, तो अगर आपको उससे लड़ना है तो एक काम आप करोगे कि आप अपने बॉडी पे काम करोगे, आप अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करोगे। लेकिन फिजिकल बॉडी तो एक दिन में बनेगा नहीं, अचानक तो बनेगा नहीं। सो इमीडिएटली आप क्या करोगे? आप किसी बाहर के फ्रेंड्स को बुलाओगे कि तुम भी आ जाओ, लेट्स गो टुगेदर एंड फाइट विद आवर एनिमी। सो एवरी कंट्री, wherever that country is balancing a bigger country, then this country balances in two way. One is known as internal balancing, मतलब कंट्री अपने कैपेसिटी पे फोकस करेगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तब तक कंट्री जो है वो बाहर के कंट्रीज का मदद लेगी। इसको हम एक्सटर्नल बैलेंसिंग कहते हैं। और बैलेंसिंग जो है वो आज के समय इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना। चाइना के आने से पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हमारा फॉरेन पॉलिसी, और बैलेंसिंग जो है वो एक बहुत स्ट्रांग चीज है। तो इंटरनल बैलेंसिंग में हम क्या कर रहे हैं? अपने डिफेंस पे ऊपर फोकस कर रहे हैं, डिफेंस इंडिजनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेक इन इंडिया स्कीम लाया, आत्मनिर्भर भारत स्कीम लाया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया, एमएसएमईज पे फोकस कर रहे हैं। सो डिफेंस सेक्टर को इंडियनाइज कर रहे हैं, इकोनॉमी को हम चाइना से जो डिपेंडेंस है उसको कम कर रहे हैं। एक्सटर्नल बैलेंसिंग में हम क्वाड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक की जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दिस हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in all those countries which are facing the aggression, the unilateralism, the provocation of China under the Xi Jinping.
और आप देख सकते हैं ये चाइना कर क्या रहा है इंडिया के लिए। आप देख सकते हैं चाइना जो वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी, ये देख सकते हैं आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी, जिस तरीके से चाइना जो है वो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स लगा रहा है इंडिया को इंडियन ओशियन रीजन में घेरने के लिए। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, म्यांमार में केफू पोर्ट, तो ऐसे सारे पोर्ट्स को बना रहा है इंडिया को एनसर्कल करने के लिए। तो जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अंदर चाइना जो है वो इंडियन ओशियन में थ्रू द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी वो इंडिया को उसी ट्रैप में फंसाना चाह रहा है। तो देख सकते हैं चाइना के इंटेंशन जो है वो कितने खराब है। साथ ही साथ मालदीव्स में वो शिप्स को भेज देता है और वो शिप्स का काम है अंडर वाटर टेरेन मैपिंग करना, अंडर वाटर टेरेन मैपिंग करना। ये क्यों काम आता है? बिकॉज इससे चाइना जो है वो सबमरीन को डिटेक्ट करने में कि इंडिया के अगर कोई सबमरीन है इस इलाके में तो उसको वो पता कर सकता है। तो एक तरीके से चाइना जो है वो एक इंडिया को चारों तरीके से, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, मालदीव्स में, पाकिस्तान में, वो सब जगह पोर्ट्स बना रहा है। उसका काम क्या है? इंडिया को एक तरीके से इंडिया के ऊपर निगरानी रखना। इसी को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस कहते हैं। इसीलिए वो रैंडमली, आप देख सकते हो कुछ दिन पहले, अगर आपको पता होगा कुछ साल पहले, कि चाइना का शिप मालदीव्स आ गया था। सिमिलरली कुछ दिन पहले चाइना का शिप श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में आ गया था। ये सभी का काम है इंडिया के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इंडिया के सबमरीन्स हैं, इंडिया का जो आर्मी है, उन सारे को डेटा कलेक्ट करना। इसी के साथ नेवल इन्फ्लुएंस श्रीलंका में चाइना ने बहुत एक्सपैंड किया है। म्यांमार में आपको पता होगा फरवरी 2025 तक लगभग चाइना जो है वो एक एयर स्ट्रिप को लॉन्च करने जा रहा है कोको आइलैंड में। ग्रेट कोको आइलैंड आप देख सकते हैं, यहां पे ग्रेट कोको आइलैंड है जो अंडमान एंड निकोबार से काफी करीब है। और देख सकते हैं 1255 किलोमीटर पे कोलकाता है, 1190 पे चेन्नई है। तो यहां पे जो है म्यांमार का जो ग्रेट कोको आइलैंड है वहां पे अब चाइना अपना एक एयर स्ट्रिप लॉन्च करने जा रहा है। इसी तरीके से और तमाम चीज वो इंडियन ओशन रीजन में कर रहा है इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना। और आज इंडिया को समझ में आ गया है कि आई कैन नॉट वर्क लाइक दिस, आई हैव टू डू समथिंग। और इसलिए बैलेंसिंग करना आज चाइना को बहुत जरूरी है। केवल समुद्र में हमें परेशान नहीं कर रहा है चाइना, इनफैक्ट कॉन्टिनेंटल लैंड में भी इस तरीके से चाइना पाकिस्तान मिलके वो दोनों वहां पे आर्मी मिलिट्री बेसेस ये सब चीजें कर रहे हैं। जिस तरीके से जिबूती पोर्ट जो पाकिस्तान ने 40 साल के लीज पे चाइना को दे दिया है, वहां पे वो अपने आर्मी को स्टेशन कर रहा है। सो दिस poses a challenge to India, both continental challenge with the help of Pakistan and in the maritime challenge with the help of string of pearl strategy. इसी के context में balancing has become the most important imperative. इसीलिए गवर्नमेंट इंटरनल बैलेंसिंग के साथ साथ एक्सटर्नल बैलेंसिंग भी कर रही है। और ये जो बैलेंसिंग का इंपेरेटिव है ये केवल इंडिया के लिए, इनफैक्ट फिलीपींस कर रहा है। फिलीपींस जो है वो अब इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा। फिलीपींस अमेरिका के साथ एक्सटर्नल बैलेंसिंग कर रहा है। जापान का आपने देखा होगा अभी 2+2 समिट हुआ इंडिया के साथ, कितना अच्छा रिश्ता हमारा बढ़ा। सो जापान इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। इंटरनल चाइना के साथ ट्रेड को कम कर रहा है, अपने इकोनॉमी पे फोकस कर। एक्सटर्नल बैलेंसिंग में क्वाड का आइडिया स्टार्ट किया शिंजो एबे ने, इंडिया के साथ वो रिलेशन बढ़ा रहा है। सिमिलरली इंडोनेशिया, सिमिलरली ताइवान, तो ये सारे कंट्री जो चाइना के एग्रेशन को झेल रहे हैं ये सारे अब बैलेंसिंग कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। आपको पता होगा जापान में भी इसी तरीके से, जापान जो एक सेल्फ डिफेंस फोर्स रख रहा है हमेशा से, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस पे काफी कम खर्च करता था, अब जापान ने कहा है कि नाउ इट इज गोइंग टू स्पेंड 2% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन डिफेंस, विच शोज दैट नाउ बैलेंसिंग के अलावा फॉरेन पॉलिसी में आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज दिस राइज ऑफ चाइना will not let you sleep with silence. You have to do something, because otherwise if you don't do, China will create problems for you. Now, I am asking for your view. आपको क्या करना चाहिए? आप देख सकते हैं ये लीडर जो है, ग्रेट लीडर ऑफ चाइना शी जिनपिंग, इनका क्या कहना था जब कम्युनिस्ट पार्टी का सेनेटरी सेलिब्रेशन था, 100 साल का सेलिब्रेशन था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। तो उनका स्टेटमेंट देखिए क्या कहते हैं ये, whoever nurses delusions of doing that will crack their heads and spill their blood on the great wall of steel built from the flesh and blood of 1.4 billion Chinese people. कि अगर कोई भी चाइना को बुली करेगा, कोई भी चाइना को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उनका सर फोड़कर उनका खून हम ग्रेट वॉल ऑफ स्टील में ले आएंगे। और ये स्टेटमेंट चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। द चाइनीज पीपल विल नेवर अलाउ फॉरेन फोर्सेस टू बुली, ऑप्रेस और एनस्लेव अस, एंड हूएवर ट्राइज वी विल क्रैक देयर हेड, स्पिल देयर ब्लड ऑन द ग्रेट वॉल ऑफ स्टील। नाउ इस तरीके से जो शी जिनपिंग में एग्रेसिवनेस देखने को मिल रहा है, आपके हिसाब से व्हाट इज द राइट वे टू गो? किस तरीके से इंडिया की अपने फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करना चाहिए?
कैसे इंडिया को चाइना को मैनेज कर सकता है, एंड व्हाट कैन इंडिया पॉसिबली डू टू हैव अ काइंड ऑफ अ स्टेबल रिलेशन विद चाइना। सो आप इस आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, एंड आई होप आपकी पढ़ाई एंड आपकी हेल्थ दोनों अच्छी हो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।